गया? चलिए, गुड इवनिंग सभी को। और आज हमारी तीसरी क्लास है बीपीओ की। और होपफुली आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे ऑनलाइन या रिकॉर्डेड, जो भी क्लास आपको मटेरियल मिल रहा होगा, जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा होगा, और आप अपने लगातार फीडबैक देते रहें ताकि हम अपना सुधार करते रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की अपनी तीसरी क्लास जो बीपीओ से रिलेटेड है। और आइए देखते हैं कि पहले दिन हमने क्या पढ़ा, दूसरे दिन हमने क्या पढ़ा और हमारा तीसरा दिन। तो पहले दिन हमने शुरुआत किया था कि जो सिलेबस की पहली लाइन परंपरागत पंचायतें और ब्रिटिश काल में उसका विकास कैसे हुआ, हम उसी को देख रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा हुआ है कि वैदिक काल में कैसे आ रहा है, फिर के बाद जो तंत्र डेवलप हुए आगे, और मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में वो कैसे आगे बढ़े। इसी तरह हमने जब उत्तर भारत के साम्राज्यों के बारे में डिटेल देख ली, इसी के बाद हम दक्षिण भारत की तरफ आए थे और हमने कल शायद शुरुआत में राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा और दूसरा हम चोल प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। चोल प्रशासन, आइए वहाँ से शुरू करते हैं पुनः एक बार। कल हमने शुरू की था कि चोल प्रशासन या चोल साम्राज्य में कैसी पंचायती व्यवस्था या नगर की जो व्यवस्था थी या प्रशासन की व्यवस्था थी, उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो वहां पर एक राजा हुए थे परंतक, उनका जो महत्वपूर्ण अभिलेख था वो था मेरूर अभिलेख। और यह अभिलेख ऐसा माना जाता है कि उस चोल प्रशासन में जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी उसके अंगों के बारे में बताया। स्थानीय प्रशासन के जो व्यवस्था थी उसके अंगों के बारे में बताया थी कि कौन कौन से अंग। तो कल मैंने आपको बताया कि इसमें महत्वपूर्ण 3 अंग हैं और 3 अंग में पहला मैंने आपको बताया था सभा। सभा को ही महासभा भी बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था उर, और तीसरा बताया था नगरम। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि सभा क्या था, उर क्या था और नगरम। हालांकि कल मैंने आपको सभा के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई। सभा के बारे में डिटेल मैंने ये बताई थी कि सभा एक ब्राह्मणों की संस्था, मतलब ये इसमें मुख्यतः जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों को जो दी गई भूमि थी उस पर वो अपना रहते थे और उसी पर अपना स्थानीय प्रशासन चलाते, जिसमें बहुत सारी समितियां थी जो उनकी सहायता करती। इसी सभा को ग्राम सभा भी कह दिया गया, लेकिन ये ग्राम सभा ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को चोल प्रशासन में कहा जाता था ये अग्रहार भूमि। ठीक है, तो माना जाता है जो उस भूमि पर जो ब्राह्मण समाज रहता था तो उसमें वो प्रशासन का, इस प्रशासनिक संस्था का महत्वपूर्ण भूमिका थी। कभी कभी आपसे पेपर में पूछेगा कि चोल प्रशासन में महासभा किनके लिए गठित की, उसका आंसर होगा ये ब्राह्मणों के लिए गठित की गई। ठीक है, इसी तरह उर दूसरी सभा है। उर का मतलब था ये आम लोगों से जुड़ी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि इसमें जो गैर ब्राह्मण समुदाय, चूंकि दक्षिण भारत में दो ही तरह के जो समुदाय कह सकते हैं, जिसमें एक होता है ब्राह्मण और दूसरा होता है गैर ब्राह्मण। वहां पर उतना डिवीजन नहीं जितना हम उत्तर भारत में समुदाय में विभाजन देखते हैं, वहां पर नहीं, वहां सिर्फ ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में समुदाय को बांटा है। तो वहां पर जो आम लोगों से जुड़ी सभा थी उसे
यह थी गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मणों की सभा थी, गैर ब्राह्मणों की सभा थी। इस सभा का भी वही काम था कि अपने क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए छोटी छोटी समितियों का गठन किया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता चोल साम्राज्य में उसकी समितियों के लेकर था, ठीक है। तो चोल समिति, इसके लिए जो समितियां थी या कार्य समिति थी, इस कार्य समिति को कहीं कहीं पर कहा जाता था आल गणम, आलू गणम, आलू गणम, या कहीं कहीं इसे गणम भी बोलते हैं। आज से पूछेगा कि आलू गणम जैसा वर्ड या शब्द किस को रिप्रेजेंट करता है या किसको प्रस्तुत करता है, तो आपको वहां बताएंगे कि जो गैर ब्राह्मणों के लिए सभा थी उस कार्य समिति को यह रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद एक अंतिम कौन सा है, नगर या नगरम। जो नगर या नगरम जो संस्था थी, इसका प्रमुख काम क्या था, इस संस्था का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि उस समाज में व्यापारिक जो समुदाय था, जो व्यापारिक संगठन थे, जो व्यापारिक लोग थे, जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे, क्योंकि जब कोई व्यापारिक संगठन होगा तो अपना वो व्यापार करेगा, कहीं भी करेगा, स्थानीय हो सकता है, देश विदेश में हो सकता है और संपूर्ण भारत में हो सकता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में रहेगा तो उसे भी अपने क्षेत्र के लिए प्रशासनिक हो, सामाजिक, आर्थिक कुछ भी सुविधाएं चाहिए हो तो उसके लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई। तो इस नगरम का मतलब था जो व्यापारी समुदाय के लिए स्थानीय सभा का काम करता है, स्थानीय सभा का काम। और इस स्थानीय सभा में व्यापारिक समुदाय से रिलेटेड ही समितियां थी और उसमें कई सदस्य रहते थे, उनके प्रमुख भी रहते थे जो अपने सुझाव देते थे और उन पर वो आगे चर्चा करते थे। देखिए ये महत्वपूर्ण संस्थाएं, ये तीनों संस्थाएं स्थानीय स्वशासन को रिप्रेजेंट करती हैं, स्थानीय स्वशासन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तीनों से कभी ना कभी क्वेश्चन हमेशा पूछने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि उर नामक संस्था या संगठन किन के लिए थी, तो आपको सीधा सीधा इनके आंसर देखने। और शायद कल ग्रुप में एक क्वेश्चन पोल में डाला गया था कि चोल प्रशासन में कितने प्रकार की स्थानीय प्रणाली का प्रयोग किया गया, तो उसका आंसर था 3, जिसमें सभा और नगर, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो अपने कमेंट सेक्शन में आप जाके वहाँ बोल सकते हैं, कुछ भी सुझाव हो तो आप हमेशा देते रहिए ताकि हम स्वयं में भी सुधार कर सकें। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप अपना डाउट पूछते रहें ताकि हम और बदलाव करें, अपने कंटेंट में करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, ठीक है। हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण और साम्राज्य था, उसका नाम था विजयनगर। विजयनगर। मैं आपको यहाँ पर इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा कि इसकी स्थापना किसने की, इसमें कौन कौन से राजा हुए, इसमें सुलु वंश, संगम वंश, तुलु वंश, अरावली वंश, ये सब क्या है, मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा काम है कि आपको मैं स्थानीय स्वशासन का जो एवोल्यूशन है और उनकी जो परंपरागत संस्थाएं थी वो कैसे डेवलप हुई, उनमें क्या क्या परिवर्तन है समय के साथ, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसमें कैसे प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो सबसे पहले क्या होता था, केंद्र रहेगा, केंद्र के बाद प्रांत रहेगा और इस प्रांत को ही इस विजयनगर साम्राज्य में मंडलम कहा गया, मंडल या मंडलम। और यह आगे चलकर जैसे प्रांत के बाद क्या आएगा, जिला आएगा। तो जिला के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया था वालनाडु, वालनाडु। इसी के लिए एक शब्द और मिलता है कोट्टम, कोट्टम, ये जिला के समान, जिला के समान। इसी के आगे
एक संस्था और मिलती है नाडू। इसी के आगे एक और छोटी सी संस्था है जो कई गांवों का समूह थी, जिससे कहा जाता था मेला ग्राम। मेला ग्राम, जिसमें लगभग 50 गांव जुड़े रहे। मतलब कहने का मतलब है कि जो 50 गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया जाता था, तो उस गांव में सारे जो कार्य करवाए जाते थे उस मेला ग्राम के, इस मेला ग्राम नामक जो कार्य क्षेत्र था, ये कार्य प्रणाली कह सकते हैं या संस्था कह सकते हैं। इस पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि मेला ग्राम संस्था में या मेला ग्राम शब्द में कितने गांवों को जोड़ा जाए, उसका आंसर होगा 50। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर उर शब्द आता है जो मुख्यतः ग्राम के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ रहे हैं। तो उर शब्द न सिर्फ चोर साम्राज्य में था बल्कि विजयनगर साम्राज्य में भी प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ उर शब्द का मतलब ग्राम, वहां उर शब्द का मतलब है आम जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आम लोग होते हैं उनके लिए बनी हुई सभा। लेकिन यहाँ उर का मतलब अलग है। तो मेरा कहने का मतलब है जो यहाँ की व्यवस्था देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारा काम क्या है, पंचायतों का एवोल्यूशन पढ़ना। तो हमारा पंचायतों का एवोल्यूशन यहाँ से चालू, ये हमारा स्थानीय स्वशासन को बताता है। स्थानीय शासन, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आप एक विशेष बात और इसमें ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो विजयनगर साम्राज्य था वो लगभग चोल साम्राज्य की कुछ चीजों को और फॉलो करता। जैसे यहाँ अधिकांश कार्यों के लिए कार्य समितियों का गठन किया जाता, जैसे छोटी छोटी तालाब से संबंधित समिति हो सकती थी, या किसी क्षेत्र से जो रोड निर्माण समिति हो सकती थी, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन समिति हो सकती थी। तो वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में दो मुख्य व्यवस्थाएं प्रचलित थी। एक व्यवस्था का नाम था आयंगर या अयंगार व्यवस्था। कहीं कहीं अयंगर मिलता है, कहीं कहीं अयंगार व्यवस्था। इसका मतलब था कि ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें 12 सदस्य या 12 ऑफिसर रहते, 12 अधिकारी रहते थे। और इन 12 अधिकारी का काम था कि जो उनके वृद्धजन लोगों की सहायता से आम प्रशासन को चलाते थे। आम प्रशासन में चाहे वो छोटे छोटे न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो रोजगार की व्यवस्था हो, या फिर कोई विकास से संबंधित कोई भी काम, तो इन वृद्धजनों की सहायता से ये 12 अधिकारी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान से इसकी तुलना करते, तो मान के चलिए जैसे कोई भी गांव होता या फिर कोई भी ब्लॉक होता, तो इसमें एक ब्लॉक प्रमुख होता है, उसके नीचे भी छोटे छोटे अधिकारी आते हैं। तो मान के चलते हैं कई सारे अधिकारी होंगे जो अपने अपने क्षेत्रों में निपुण होते हैं और अपने अपने एरिया उनका डिफाइन होता है कि वो काम इसलिए करें। लेकिन अंततः क्या होता है, क्या होती है कि एक समिति बनाई जाती है जो मुख्यतः क्या करती है, सुझाव देती है। सुझाव में देने वाली समिति में कौन हो सकता है, वो किसी मामले के एक्सपर्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई पूर्व एमपी हो, कोई पूर्व एमएलए हो। मतलब हमारा काम है कि जो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव या सामाजिक अनुभव है उसका प्रयोग प्रशासन में कैसे करें, वो विजयनगर साम्राज्य से ही वर्तमान में देखा जा सकता है, या विजयनगर साम्राज्य में यूज होता था, वर्तमान में भी देखा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल और है, आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि बहुत सारे विभागों में लिटरल एंट्री दी जाती है। लिटरल एंट्री का मतलब है कि बिना किसी भी एग्जाम को पास किए उनका सिर्फ इंटरव्यू और उनकी जो पूरा अनुभव है उनके कार्य प्रणाली के दौरान, जो पहले प्राइवेट सेक्टर में रह चुके हैं,
उनका अनुभव का प्रयोग करते हुए वर्तमान सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी पर डायरेक्ट नियुक्ति कर देती है। उनका यूपीएससी की तरह कोई एग्जाम नहीं होता, वो पहले आईएएस अधिकारी नहीं होते, फिर डीएम, एज डीएम के बाद कमिश्नर वगैरह वो नहीं बनते, वो सीधा सीधा ज्वाइंट कमिश्नर बनकर आते हैं और उन्हें बड़ा सा विभाग दे दिया जाता है या फिर बड़ी सी पीएसयू दी जाती है। तो मतलब उनके अनुभवों का प्रयोग करके जो हमारा वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो पीपी मॉडल है, ट्रिपल पी मॉडल है, उसमें जब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप की बात आती है तो उसमें प्राइवेट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शायद वही काम जो वृद्धजन थे, लोग थे, उनका अनुभव का प्रयोग ये 12 अधिकारी करते थे और वृद्धजन जो कि हमेशा समाज के लिए इम्पोर्टेंट पहलू बने हैं, वो हमेशा कोऑर्डिनेट की भूमिका में रहे हैं, हमेशा उन्हें पुरानी परंपराएं याद रहती हैं जो आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पंजाब में आपने खाप पंचायत का नाम सुना। खाप पंचायत मतलब बुजुर्ग, आम बुजुर्ग जो वहाँ के प्रभावशाली बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनकी पंचायत लगती है, जो छोटे छोटे मसले आपस में ही मध्यस्थता के माध्यम से सुलझ करते हैं। हालांकि कुछ खाप पंचायत के निर्णय हमेशा अच्छे नहीं होते, कुछ बहुत ही खराब आते हैं, उस पर हमेशा अलग से डिपेंड। ठीक है, ये विजयनगर प्रणाली थी। इसमें एक व्यवस्था और थी, एक व्यवस्था ये थी, उसका नाम था नयंकर व्यवस्था। नयंकर व्यवस्था, यह व्यवस्था जैसे ऊपर की व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा अलग। ये क्या थी? ये मुख्यतः प्रांतों में व्यवस्था, प्रांतों में व्यवस्था थी। साथ ही साथ यहां पर एक सेना नायक को प्रमुख की भूमिका में रखा जाता, प्रमुख की भूमिका में रखा जाता। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पर उन्हें सेनाओं को अधिक महत्व दिया गया और सेना को जो भूमि दी जाती थी उसे बोला जाता था अमरम, मतलब ऐसी लगान मुक्त भूमि जो सैनिकों को दी जाती थी उसे अमरम बोल दिया जाता था। जब अमरम होगा, गठित होगा तो एक क्षेत्र होगा, अब क्षेत्र होगा तो उसमें आमजन भी होंगे, तो उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और जो प्रशासनिक प्रणाली थी उसके लिए ये प्रणाली लाई गई, नयंकर व्यवस्था। ठीक है, क्लियर? ये हो गए आपके छोटे छोटे जो दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण संस्थाएं थी उसके बारे में। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रशासन में 12 अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूछ सकता है, सिंपल सा ये पूछ सकता है कि अयंगार व्यवस्था किस शासन से संबंधित या किस साम्राज्य से संबंधित, या पूछ सकता है कि अयंगार व्यवस्था में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन। तो आप यही 12 अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में देखिए, मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं कि वैदिक, महाजनपद, आगे सारे गुप्त होते। चूंकि जैसे ही हमारा प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन भारत का समय समाप्त होने की कगार पर पहुंचता है 1750 एडी के आसपास, इसके बाद क्या होता है कि हमारे भारतीय समाज में बहुत छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय होने लगा, जिसे हम सामंतवाद या सामंतवादी प्रथा कहते हैं, या इसी को राजपूत काल कहते हैं। चूंकि सामंतवाद में या सामंत काल में एक प्रमुख विशेषता है, सामंत काल में चूंकि वो जो स्थानीय स्वशासन की प्रणालियां चली आ रही, तो उनका कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, आगे हिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ उसके डेवलपमेंट के फेज रहे होंगे। क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था का मतलब सिंपल था, चूंकि भूमि अनुदान की प्रथा गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जोरों शोरों से चल रही। मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा यदि भूमि कोई अनुदान कर रहा है, ब्राह्मणों को हो या बौद्धों को या किसी अन्य संप्रदाय को हो, तो उसको उतना बड़ा ही राजा माना जाता। तो गलती यहां पर यह हो गई, छोटे छोटे जो बड़े बड़े राजा हुए कि उन्होंने किसी एक क्षेत्र में, मान के चलते कोई क्षेत्र उनका राज्य, उन्होंने बड़ी बड़ी भूमियां बांटनी चालू कर। मान के चलते ए को दे दिया, बी को दे दिया, सी को दे दिया और एक अपने पास रखा, राजा ने स्वयं अपने पास।
चूंकि आने वाले समय में क्या हो रहा था कि वित्तीय संकट प्रत्येक राजा के सामने खड़ी होने लगी थी। वित्तीय संकट से निपटने के लिए उसने क्या किया कि जब वित्त नहीं होगा राजा के पास या राज्य के पास, तो वो आम जन को खुश कैसे करेगा, स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय सुविधाओं को वो कैसे देगा। इसलिए उसने काम किया कि उसने भूमि का अनुदान ज्यादा से ज्यादा देना शुरू कर दिया, और उस अनुदान से जो प्राप्त भूमि होती थी उसे एक व्यक्ति को दे दिया जाता था जो सामंत कहलाता था, और सामंत को ही सारे अधिकार दे दिए। मतलब राजा के पास अधिकार रहते थे, लेकिन जो बहुत सारे अधिकार थे वो इस सामंत को ट्रांसफर कर दिए जाते, और ये सामंत से कहा जाता था कि आप उस क्षेत्र में किसानों के लिए जो भी कर लगाना चाहे तो लगाइए, जो उससे रेवेन्यू जनरेट हो, आप उसका प्रयोग करके उस क्षेत्र में अपना शासन भी चला सकते हैं, न्यायिक व्यवस्था भी खड़ी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उस राजस्व का यूज अन्य कार्यों में भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, राजा कमजोर हुआ, और ये जो सामंत थे ये मजबूत। चूंकि सामंत जैसे जैसे मजबूत हुए तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास शक्ति केंद्रित करना चाहते थे, क्योंकि वो पहली बार ऐसी शक्तियों का उपभोग कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को शक्तियां पसंद होती, पावर सभी को अच्छी लगती, पावर है सबके पास है, पावर, पैसा और पॉलिटिक्स ऐसे वर्ल्ड पर मजबूत। जैसे ये मजबूत होने लगा तो उसने क्या किया, जो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सभा कह सकते हैं या स्वशासन कह सकते हैं, इस समय उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर ध्यान न देने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे ये व्यवस्था वहां पर अब क्या होगी, कमजोर होने लगी, कमजोर होने लगी। इसी कमजोरी का फायदा हुआ कि ग्राम अंदर ही अंदर अपने आप को संकुचित करने लगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्राम आत्मनिर्भरता की स्थिति इस समय आ गई। गांव अंदर ही अंदर अपने परंपरागत चीज़ों को करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन स्वशासन या ग्राम सभा पर ज़्यादा उनका फोकस नहीं रहता, अपने से अपना काम से काम रखता है, मतलब ही रखता है। ठीक है, तो ये सामंतवादी प्रथा में क्या हुआ कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली कमजोर हुई। समझिए, स्थानीय प्रशासन जब स्थानीय स्वशासन प्रणाली कमजोर हुई, इसके बाद क्या होगा कि सारा समाज विखंडित रहे, यूनिटी नहीं रही। तो इसी का फायदा उठाकर जब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे मध्यकालीन, जब मध्यकाल भारत में आना शुरू होता है, तो मध्यकाल की शुरुआत ही मानी जाती है कि जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर, और ऐसा माना जाता है कि जब सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किए, फिर गजनवी आए, उन्होंने आक्रमण किया, फिर मोहम्मद गौरी आए, उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें तराइन के युद्ध बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। इस तराइन जैसे ही युद्ध हुए, गौरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने ही दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत सबसे पहले मुगल काल प्रारंभ होने का सबसे पहला चरण। आइए हम समझते हैं कि मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या कोई नई व्यवस्था आई और कैसी सुधार किए गए। तो हम आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत थी, उसमें प्रशासन कैसा, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी। तो वही है, सबसे पहले क्या हो सकता है, सबसे पहले राजा ही होगा। तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र को या साम्राज्य को सबसे पहले बांटा जाता था, सबसे प्रमुख होता था केंद्र, जिसका सर्व प्रमुख होता था राजा। उसके बाद किसे बांटा जाएगा, इसके बाद बांटा जाता था प्रांतों में, इसके बाद बांटा गया उसे प्रांतों में। जब प्रांतीय प्रणाली शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रांत में बांटा गया, प्रांत के बाद एकता में बांटा गया। आपको मालूम होगा कि एकता प्रणाली की शुरुआत हालांकि भारत में पहले से थी, लेकिन माना जाता है एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की।
तो ये एकता प्रणाली का सिंपल सा मतलब था कि एक बड़ा सा भू क्षेत्र में किसी भी साम्राज्य को या किसी भी प्रांत को एक बड़े से भू क्षेत्र में बांट दिया जाता था और उस क्षेत्र में डिवीजन कर दिया जाता था और उसमें एक प्रमुख अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता था जो मुख्यतः सैनिक अधिकारी होता था और उसे एकतागार कहा जाता था और उस जिस भूमि पर वो कब्जा रखता था और जिस भूमि पर वो अपना प्रशासन चलाता था उसे ही एकता कहा। ठीक है, प्रांत के बाद एकता आया, फिर इसके बाद क्या होगा, जिला होगा। फिर जिला के बाद उससे छोटे छोटे छोटी छोटी प्रणाली होती, मतलब गांव का कोई समूह हो सकता है। तो फिर क्या होगा, परगना होगा, जैसे तहसील होती वैसे ही परगना होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अंततः क्या है, ग्राम या गांव। तो यदि स्थानीय स्वशासन को देखा जाए तो इन तीन में ही सिमटा हुआ। स्वशासन मतलब स्थानीय का मतलब होता है लोकल। प्रांत में लोकल नहीं होता, प्रांत एक स्टेट लेवल की मशीनरी होती है तो वो अलग होता है। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश एक राज्य है, लेकिन भारत एक बड़ा सा देश है, उसमें अलग अलग व्यवस्था, लेकिन जिला और परगना में ही लोकल गवर्नेंस का भाग होता है। देखिए इसमें क्या था, इसमें की विशेषताओं में कभी कभी पेपर में जिले से संबंधित प्रमुख अधिकारियों के नाम पूछ ले जाते हैं, परगना में जो प्रमुख अधिकारी थे उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, और जो ग्राम में प्रमुख अधिकारी थे उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके प्रमुख अधिकारी कौन। प्रमुख अधिकारी में एकते में ही एकतादार कहा जाता था और इनके प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था नायब या वली। इसी तरह जिला को सिख कहा जाता था और इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे उन्हें कहा जाता था सिखदार। यहां पर दो प्रमुख अधिकारी थे, एक का नाम था आमिल जिसका काम मुख्यतः था रेवेन्यू से, लेकिन रेवेन्यू कौन सा, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। आमिल जो राजस्व से प्रशासन। ठीक है, एक अधिकारी होते थे मुंसिफ जिनका काम था राजस्व वसूली कर। ठीक है, ये दो अधिकारी प्रमुख हो गए। इसी तरह परगना में भी छोटे छोटे अधिकारी थे जिनका काम था प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था में कैसे उस प्रशासन को मैनेज किया जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राम। ग्राम में प्रमुख अधिकारी या प्रमुख मुखिया के रूप में रहता था मुखिया वहां का, जिसका काम था प्रशासन को देखना। एक था पटवारी जो सारे रिकॉर्ड रखता था। ठीक है, तो पेपर में आता है, क्वेश्चन कभी कभी बनेंगे या फ्यूचर में बन सकते हैं कि पटवारी का मुख्य काम क्या था। पटवारी का मुख्य काम क्या था कि जो राजस्व संबंधी रिकॉर्ड था उसका वो संरक्षण करता। ठीक है, इसी में एक था चौधरी। आपने यदि देखा हो पिक्चरों में चौधरी को कैसे दिखाया जाता है, पगड़ी वाला, मूछ वाला, ऐसे ऐसे मुच्छे रखता, तो उसे चौधरी मतलब आप क्या देते हैं, आपके गांव में सुना होगा कि चौधरी साहब बहुत बड़े चौधरी बन गए, मतलब क्या कहते हैं भौकाल को टैग करने के लिए, मतलब जिसके पास संपत्ति है उसे चौधरी ऐसे बोल दिया। ठीक है, बहुत चौधरी बन गए। ठीक है, तो ऐसे ही चौधरी साहब तो ये क्या थे, ये मुख्य काम था इनको पंचों की सहायता से प्रशासन में सहयोग दे। ठीक है, तो ये सारी दिल्ली सल्तनत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विशेषताएं थी और उनके प्रमुख अधिकार। इसी तरह हम देखते हैं मुगल काल में क्या था। मुगल काल में कैसी व्यवस्था थी, यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझाया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में एवोल्यूशन कैसे। तो सर आपको पता ही होगा कि बाबर आया 1226 में, उसने लगातार 4 युद्ध जीते। इसके बाद उसने जो अपना मुगल साम्राज्य की उसकी स्थापना कर दी। इसके आगे
वो कहानी चलती, ठीक है। फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, फिर उसके बाद बहुत छोटे छोटे राजा थे पर इतने स्ट्रांग नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था यहाँ पर, सबसे पहले था यहाँ केंद्र, जिसका सर्व प्रमुख था राजा। फिर यहाँ क्या था, प्रांत था। फिर क्या था, जिला था। फिर क्या था, परगना था। फिर क्या था, गांव, नॉर्मली कैजुअल। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा नाम बदले थे, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन था। कभी कभी नाम या कभी कभी सीक्वेंस में आपको कभी कभी पूछते हैं। एक बार शायद मुझे याद है, यूपीएससी का पेपर था 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मुगल कालीन व्यवस्था में प्रांत, सूबा और सरकार और सिख को उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के घटते हुए क्रम में सजाए। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आ जाए। तो इसलिए हमें इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि इसके वर्डों में क्या क्या हेर फेर की। चूंकि यहां प्रांत को कहा जाता था सूबा और जिला को ऐसा कहा जाता था कि इसे सरकार। यदि आपके पेपर में आ जाए तो सिंपल से मतलब है, पहले सूबा आएगा, फिर सरकार आएगा, फिर परगना आएगा। हालांकि इसमें कुछ प्रमुख अधिकारी थे, जैसे अपने उसमें आमिल के बारे में देखा और पटवारी के बारे में देखा, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ राज्यों में प्रमुख अधिकारी रहते थे। तो कभी कभी पेपर में हो सकता है पॉसिबली पूछ लिया जाए, तो यहाँ देखें कौन से प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी में केंद्र में राजा था। प्रांत में अधिकतर क्या होता था, प्रांत में अधिकतर राजकुमारों को नियुक्त कर दिया जाता था, जो गवर्नर की भूमिका में रहते थे। इसी तरह जिला प्रशासन में एक प्रमुख था, आलम गुजार। आलम गुजार का मुख्य काम था लगान की वसूली करना, ठीक है। इसका काम क्या था, लगान की वसूल। आपने लगान वाली मूवी देखी ना, आमिर खान वाली, वही लगान। और एक था जो कानून व्यवस्था को देखता था, उसका नाम था फौजदार। कानून व्यवस्था को देखता। इसी तरह देखते परगना में क्या था, परगना में इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पर आमिल था तो यहाँ पर भी आमिल थे। यहाँ एक कानून को, जैसे आप अभी भी सुनते होंगे हमारे यहाँ यूपी में कई लोगों की नियुक्तियां कानूनगो के पद पर की जाती, जिनका मुख्य काम क्या होता है, कानूनगो का उस समय भी काम यही था, जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड या लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड का काम। तो आज उस समय में उनका काम था भू राजस्व, ये निरीक्षक मतलब देखते थे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसलिए ग्रामीण व्यवस्था क्या, ग्रामीण व्यवस्था में कौन कौन प्रमुख था या कौन इंपॉर्टेंट था, ग्रामीण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, मुखिया। वहां जो ग्राम प्रधान होता, इसके अलावा छोटे छोटे अधिकारी रहे, लेकिन वो महत्वपूर्ण अधिकारी, जैसे वहां भी पटवारी था, यहां भी पटवारी था। वहां भी पटवारी का काम था रिकॉर्ड रखना, यहां भी पटवारी का काम था रिकॉर्ड रखना। मुखिया को कभी कभी मुकद्दम भी कहते हैं, मुकद्दम। तो कभी कभी हो सकता है ये कभी क्वेश्चन भविष्य में बने कि मुकद्दम किस शब्द को या किस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। मुकद्दम पूछ सकता है कि खुद, मुकद्दम, ये सब किसको, संप्रदाय, किस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको बताते हैं। आपको सिंपल सा आंसर होगा, मुकद्दम का मतलब मुखिया, जिसका काम था राजस्व वगैरह वसूल, ठीक है। तो ये दो प्रमुख अधिकारी। लेकिन इस समय क्या हो रहा था, इस समय यदि इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में सिंपल सा ये था कि इस समय सामाजिक विभाजन धर्म के आधार पर होने लगा। चूंकि बहुत सारा धर्म परिवर्तन प्रत्येक संप्रदाय में हुआ, और साथ ही साथ जो महिलाएं थी
वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित होने के साथ साथ उनकी स्थानीय स्वशासन में भूमिका लगभग नागण्य होने लगी। तभी तो आप देखते हैं कि आज हमें क्या करना पड़ता है, महिलाओं को आरक्षण देना पड़ता है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो। अभी हाल फिलहाल में एक संसद में बिल भी पारित किया गया कि 33% का रिजर्वेशन एमपी में मिलेगा, एमपी एमएलए में के चुनाव में मिलेगा। किसी व्यक्ति को आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वह उस समाज का प्रतिनिधित्व किसी प्रशासनिक व्यवस्था में या किसी सामाजिक व्यवस्था में नहीं है उसका। इसलिए समान लोगों की भागीदारी, जिससे लोकतंत्र को और से ज़्यादा से मजबूत बनाया जा सके, इसलिए ये आरक्षण व्यवस्था लाई है। जैसे बहुत सारे रिजर्वेशन आप सुनते रहते हो, बहुत सारे उस पर इशू है, अलग से डिबेट कभी करेंगे कि आरक्षण व्यवस्था क्या सही है, क्या गलत है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है तो क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकते, तो वो अलग विषय, इस पर यहाँ डिबेट नहीं करें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मुगल काल में ही आपको मालूम हुआ कि मुगल काल में ही ब्रिटिश कंपनी आने लगी। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश कंपनी में जो महाराजी एलिजाबेथ थी, उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखा था। वहाँ उन्होंने कंपनी की स्थापना से संबंधित उनसे सहयोग की उम्मीद आशा की थी। इसके बाद आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री का ये पार्ट है कि जहांगीर से क्या सुविधाएं मिले, फिर शाहजहां से, फिर औरंगजेब से, फिर आगे कैसे सुझाव मिले। तो हमें सिलेबस का पहली लाइन कवर कर लिया कि परंपरागत जो हमारी संस्थाएं थी, बहुत सारी संस्थाओं का हमने जिक्र कर लिया, वो सारी संस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राज्य में इसका व्यवस्था में कैसे कैसे बदलाव, और बदलाव हुआ तो क्या क्या, उससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी और बाद में इनमें क्या सुधार किया गया, जिसके बाद वर्तमान में इनमें भी कुछ सुधार के साथ इसे अपनाया गया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल, उसकी जो सिलेबस की दूसरी लाइन, ब्रिटिश काल में स्थानीय प्रशासन का विकास। ठीक है, आज से हम ये पढ़ें। देखिए कि अब पढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि ब्रिटिश काल में क्या क्या बदलाव, और यदि बदलाव हुए तो इन बदलाव के पीछे वजह क्या है, हमें समझना होगा। कि आप कहीं से भी टूटा पानी कैसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप एक कहानी स्टोरी के रूप में इसे याद कर लें तो हमेशा आपकी कॉन्सेप्ट बन के रह जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि जो ब्रिटेन था वो क्यों चाहता था कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली थोड़ा कमजोर भी रहे लेकिन कहीं कहीं मजबूत भी रहे। इसके पीछे वो कई कारण गिना, कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन की नीड क्यों है, सुधार क्यों, इसको समझते हैं। इसके पीछे मान के चलते हैं कि सुधार के कारण, सुधार या विकास के कारण क्या, क्यों वो चाहते थे कि लोकल गवर्नेंस को या लोकल गवर्नमेंट को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। समझते हैं इसके कारण। समझिए, जैसे ही अंग्रेज भारत में आए, धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में बाद में कन्वर्ट हुए और उन्होंने लगभग संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया। क्योंकि जैसे ही राज्य स्थापित आप करेंगे, चूंकि उस क्षेत्र को कंट्रोल करना, यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो वहाँ के आम नागरिक आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही कंट्रोल करना शुरू किया, यदि वो कंट्रोल का शुरुआत में ही पावर लोकल बॉडी को दे देते तो केंद्र क्या होता, कमजोर बना रहता, जैसे सामंतवाद। क्योंकि जब केंद्र मजबूत रहेगा, केंद्र के पास सारी शक्तियां रहेंगी, नीचे लेवल पर कोई शक्तियां नहीं दी जाएंगी, तो केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहेगा। वो अपने कोई भी मनमाना आदेश किसी भी क्षेत्र को दे सकता और उस क्षेत्र को बाध्यकारी रूप से उसे पालन करना होगा, अन्यथा उस पर कार्रवाई होगी, दंड दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही अंग्रेज भारत आए, उसके बाद कई परिवर्तन के बाद पंचायतों में सुधार शुरुआत में नहीं हुआ, शुरुआत में बिगड़े, लेकिन जैसे ही समय गुजरा, ब्रिटेन में या अन्य यूरोपीय देशों में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा था, तो कुछ ना कुछ ब्रिटिश नागरिक थे, जैसे रहते हैं, वो चाहते थे कि थोड़ा बहुत सुधार हो। लेकिन वो सुधार का प्रयोग किस तरह उन्होंने अपने हित में भी किया और भारतीय हित में भी कैसे हुआ, आइए हम समझें। विकास के कारणों में पहला है, क्योंकि इस समय यूरोप में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिल रहा। स्थानीय स्वशासन क्या हो रहा था, बढ़ावा मिल रहा। यूरोप में स्थानीय शासन को बढ़ावा मिला।
क्योंकि यूरोप में क्या हो रहा था, पुनर्जागरण काल था, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी, बूस्टिंग से के साथ वहाँ कैपिटल बहुत, पैसा बहुत था, डेवलपमेंट आम समाज चाहता था तो वो डेवलप करता, ठीक है। इसी डेवलपमेंट में ही स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिल रहा था, तो वहाँ से एक तबका मांग करने लगा कि क्या हम भारत में स्थानीय स्वशासन को पुनः शक्तियाँ दे सकते हैं, जैसी वैदिक काल में थी या उससे पहले थी। तो यहाँ शुरुआत हुई कि हाँ, थोड़ा सा भारतीय समाज में भी बढ़ावा मिलना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा कारण क्या था, क्योंकि आप देखिए कोई भी क्षेत्र हो, यदि उसे प्रशासन चलाना होता है तो क्या करना होता है, सबसे पहले काम होता है क्या होता है, लोकल फंड उसे देना होता है, पहले लोकल बॉडी को उसे फंड ट्रांसफर करनी। क्योंकि इस समय ब्रिटेन की स्थिति ऐसी थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यदि वो पैसा लोकल बॉडीज को देगी तो अपने पास वो क्या रखेगी, अपना वो प्रॉफिट कैसे कमाएगी और ब्रिटेन कैसे ले जाएगी। तो उसका ये काम था कि वो चाहती थी कि वो अपनी जो ऊपर वित्तीय संकट उस पर आ रहा है, उस कंपनी पर आ रहा है, उसको कैसे कम करे। इसलिए वो उस विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ावा देता है, ताकि विकेंद्रीकरण हो जाएगा, जो लोकल बॉडी है सेल्फ रेवेन्यू कमाएगी और उस रेवेन्यू का प्रयोग स्वयं ही करेगी, ठीक है। तो हम कल इसके बारे में कल अच्छे से डिटेलिंग में समझेंगे कि ब्रिटिश काल में कैसे कैसे बदलाव हुए, और मेयो का प्रस्ताव क्या था, रेपिन का प्रस्ताव क्या था, हाउ हाउस की जो कमेटी बनी थी या कमीशन बना था उसने क्या सुझाव दिए थे, क्यों स्थानीय स्वशासन का पिता रेपिन को कहा जाता है। कल इसके बारे में बृहद इसके बारे में चर्चा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और हो सकता है कुछ बोरिंग टाइप का लग रहा हो, कोई बात नहीं, भरोसा रखिए संस्थान पर, और भरोसा रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आप अपने सुझाव देते रहिए। और आपको सूचना ये देना चाहेंगे कि हमारा जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो 50 रुपये में अभी चालू है। इसके बाद ज़्यादा जानकारी हमारे सर देंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अंतिम सर का समर्थन करिए, विश्वास मानिए आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। एक्चुअली रीजन ये पड़ रहा है कि जो स्टार्टिंग पोर्शन मैंने कल भी टेलीग्राम में आपको सभी को बताया